पढ़ा था? सप्लाई में सप्लाई का मीनिंग हमने पढ़ा, क्वांटिटी सप्लाइड, सप्लाई, स्टॉक, उसके अलावा क्या-क्या पढ़ा था हमने? इंडिविजुअल सप्लाई, व्यक्तिगत स्फूर्ति और मार्केट डायग्राम देखा था थोड़ा सा। उसके अलावा मैंने आपको बताया था फैक्टर्स। फैक्टर्स का मतलब कारक, कारक जो सप्लाई पे इफेक्ट डालते हैं किसी ना किसी तरीके का। कारकों में आपने काफी चीज पढ़ी, स्वयं का प्राइस, संबंधित वस्तुओं का प्राइस, है ना, टेक्नोलॉजी। उसके बाद मैंने आपको बताया था लॉ ऑफ सप्लाई, पूर्ति का नियम, जिसमें मैंने आपको बोला था इसके कुछ अपवाद भी हैं। कहां-कहां ऐसा नहीं होता कि उसके मूल्य बढ़ने पे उसकी क्वांटिटी सप्लाइड नहीं बढ़ती, कहां ये लॉ अप्लाई नहीं होता। तो मैंने आपको कहा था जो एग्रीकल्चर वाले गुड्स हैं उनमें नहीं होता, कुछ एंटीक्स हैं उनमें नहीं होता, है ना। इसके बाद मैंने आपको बोला था कि आपके एक दो टॉपिक हैं जो सप्लाई में रहते हैं, समझने में आसानी इसलिए होगी क्योंकि आप डिमांड पढ़ चुके हो। अब वो टॉपिक क्या है? चेंजेस इन सप्लाई। चेंजेस इन सप्लाई को हम कह रहे हैं पूर्ति, मतलब सप्लाई में बदलाव। मैंने आपको जब डिमांड पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि डिमांड में भी दो तरीके के बदलाव होते हैं, वैसे ही सप्लाई में भी दो तरीके के बदलाव होते हैं। एक तो होता है मूवमेंट और एक अपन बोलते हैं शिफ्ट। आपने बहुत सारे कारक पढ़े जिससे सप्लाई अफेक्ट होती है। अगर स्वयं का प्राइस, जिसको अपन बोलते हैं ओन प्राइस, का कोई इफेक्ट आ रहा है, मतलब प्राइस बढ़ने पे सप्लाई बढ़ी या प्राइस घटने पे सप्लाई घटी, तो स्वयं के प्राइस की वजह से जो भी बदलाव आता है उसको हम क्या बोलते हैं? मूवमेंट। जबकि किसी और कारक जैसे कि टेक्नोलॉजी हो गई या उसके अलावा और क्या चीजें थी, और क्या कारक थे? गवर्नमेंट पॉलिसी, टैक्सेशन पॉलिसी, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की कॉस्ट, लागत बढ़ गई, ये सारी चीजें अपन ने डिस्कस की थी कल। किसी और फैक्टर की वजह से बदलाव होता है तो उसको कहेंगे शिफ्ट। तो अगर जितने भी कारक आपने पढ़े, उन कारकों में अगर स्वयं का प्राइस है, ओन प्राइस, और उसकी वजह से बदलाव हो रहा है तो उसको हम कहेंगे मूवमेंट। लेकिन स्वयं के प्राइस के अलावा कोई भी दूसरा कारक है और उसकी वजह से सप्लाई बदल रही है तो उसको हम क्या कहते हैं? शिफ्ट कहते हैं। तो ये दो चेंजेस थे। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जो मूवमेंट होता है ना, वो भी दो टाइप का होता है। एक होता है राइटवर्ड, एक होता है लेफ्टवर्ड। शिफ्ट भी दो टाइप का होता है, राइटवर्ड, लेफ्टवर्ड। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, अगर कुछ पॉजिटिव हो रहा है तो राइट साइड में शिफ्ट होता है और कुछ नेगेटिव हो रहा है तो लेफ्ट साइड में। अब प्राइस बढ़ा और सप्लाई भी बढ़ी तो ये पॉजिटिव है या नेगेटिव? पॉजिटिव, तो ये राइट में होगा। लेकिन इसको शिफ्ट नहीं कहेंगे, इसको मूवमेंट कहेंगे, क्योंकि वस्तु का स्वयं के प्राइस की बात हो रही है। लेकिन अगर टेक्नोलॉजी अपग्रेड हुई और सप्लाई बढ़ी तो है तो राइट वर्ड, लेकिन इसको शिफ्ट कहेंगे। सिर्फ स्वयं के प्राइस के अलावा जितने भी फैक्टर हैं वो शिफ्ट में आएंगे और स्वयं का प्राइस यहां पर आएगा। ये इतना सही है। सबसे मेन चीज जो आज हमें डिस्कस करनी थी, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, पूर्ति या आपूर्ति की लोच। इलास्टिसिटी का मतलब होता है फ्लेक्सिबिलिटी। अभी तक आपने वो कारक पढ़े जो ये बोल रहे थे कि टेक्नोलॉजी अपग्रेड होगी तो सप्लाई में बदलाव होगा, लेकिन अब आपको ये नहीं पढ़ा था आपने कि बदलाव कितना होगा। इलास्टिसिटी आपको बताती है कि बदलाव कितना होगा। इलास्टिसिटी को मेजर करने के लिए हमारे पास कुछ डिग्रीज हैं। जैसे पहली डिग्री है परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई, जिसको क्या कहते हैं? पूर्ण लोच कहेंगे या अनंत लोच कहते हैं।
परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई का मतलब है सप्लाई में पूरी तरीके से चेंज है। तो ES इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट। मैंने आपको बताया था एक फैक्टर सप्लाई है और आपको पढ़ना है प्राइस इलास्टिसिटी। तो अगर सप्लाई में चेंज है तो प्राइस में चेंज नहीं है। सप्लाई पूरी तरीके से बदल रही है लेकिन मूल्य नहीं बदल रहा। दूसरा होता है परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई। इसको क्या बोलेंगे अपन? बेलोचदार, मतलब इसमें इलास्टिसिटी है ही नहीं। ये होता है ES इज इक्वल्स टू 0 कि सप्लाई में कोई चेंज नहीं है। यहां पे देखो अपोजिट है, यहाँ पे सप्लाई में बहुत चेंज है, यहाँ पे कोई चेंज नहीं है। अगर सप्लाई में चेंज है तो प्राइस कांस्टेंट है, सप्लाई में चेंज नहीं है तो प्राइस में चेंज होगा। दोनों में से एक काम करेगा। तीसरा मैंने आपको बताया था यूनिटरी इलास्टिक, जिसको इकाई लोच कहते हैं। इकाई, यूनिटरी मतलब इकाई, लोच। ये था ES इज इक्वल्स टू 1। अब ये 1 किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है? प्राइस को। तो प्राइस में भी चेंज है, सप्लाई में भी चेंज है, और दोनों में चेंज का प्रोपोर्शन क्या है? सेम है। जबकि यहाँ पे सिर्फ सप्लाई में चेंज 0 था तो प्राइस में चेंज था। यहाँ पे सप्लाई में चेंज है तो प्राइस कांस्टेंट है। ऐसे ही चौथी मैंने आपको बताई थी रिलेटिवली इलास्टिक, जिसको हाईली इलास्टिक भी बोलते हैं। और पांचवी थी रिलेटिवली इनइलास्टिक, सापेक्ष लोचदार और सापेक्ष बेलोचदार कहते हैं इसको। ये थी ES मोर देन 1, ये है ES लेस देन 1। मतलब प्राइस में भी चेंज है, सप्लाई में भी चेंज है, लेकिन किसमें चेंज ज्यादा है? सप्लाई में। और यहाँ पे किसमें चेंज ज्यादा है? प्राइस में, क्योंकि मोर देन का साइन उस तरफ है। ये 5 डिग्रीज हैं, आप नोट कर सकते हो। मैं एक एक डिग्री का आपको डायग्राम बताऊंगी अभी। बाकी उसमें है, आपने डिमांड में नोट किया तो ऐसी कोई जरूरत भी नहीं है। ES इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट। इसका मतलब सप्लाई में चेंज बहुत ज्यादा है। अगर सप्लाई में चेंज बहुत ज्यादा है तो प्राइस में नहीं होगा। तो अगर मेरे को इसको डायग्राम में दर्शाना है तो OX एक्सिस, OY एक्सिस, हमेशा जो ये बेस होता है ना, इस पे हम क्वांटिटी को रखते हैं और यहाँ पे हम प्राइस को रख रहे हैं। तो सप्लाई में चेंज है तो आपको कैसे दिखाना है इसको? देखिए, प्राइस 5 था, 10 था, 15 था, 20 था, 25 था। ठीक है, सप्लाई भी हम देख लेते हैं, 10, 20, 30, 40, 50। सप्लाई में चेंज बहुत है, मतलब प्राइस यहाँ पे क्या रहेगा? कांस्टेंट, स्थिर रहेगा प्राइस। तो आप देख सकते हैं प्राइस 10 है कांस्टेंट, लेकिन सप्लाई बदल रही है। प्राइस कांस्टेंट है लेकिन सप्लाई बदल रही है, कितनी भी हो सकती है। ये है इसका एग्जांपल जहां पे सप्लाई इनफाइनाइट है। अगर सप्लाई इनफाइनाइट है तो दूसरा फैक्टर प्राइस क्या रहेगा? यहाँ पे कांस्टेंट। ये ध्यान रखना है आपको। दूसरी तरफ ES इज इक्वल्स टू 0, यहाँ पे सप्लाई में चेंज नहीं है तो दूसरा फैक्टर कौन सा है? प्राइस, उसमें चेंज होगा। तो आपको क्वेश्चन क्या पूछता है कि जब ES इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट है तो सप्लाई कर्व किसके पैरेलल होगा? एक्स एक्सिस के पैरेलल। अब प्राइस है 10, 20, 30, 40, सप्लाई है 100, 200, 300, 400। अब आपको दिखाना है
कि प्राइस में चेंज है लेकिन सप्लाई में नहीं है, तो सप्लाई 300 पे फिक्स है, लेकिन आप देखोगे कि प्राइस चेंज हो रहा है। प्राइस पहले 10 था, फिर 20 हुआ, फिर 30। प्राइस कुछ भी है, सप्लाई कांस्टेंट है। तो ये पता चल रहा है आपको कि ES इज इक्वल टू 0। ये किसके पैरेलल है? Y एक्सिस के। ये आपसे पूछता है। अब ऐसे ही हम बात करें ES इज इक्वल्स टू 1, यूनिटरी इलास्टिक, जिसको इकाई लोच कहते हैं। प्राइस में भी चेंज है, सप्लाई में भी चेंज है, और चेंज बराबर है। प्राइस 10 था, सप्लाई 50 थी। अब मुझे बात बताओ, प्राइस 10 से बढ़ करके 20 हो गया, तो प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई बढ़ती है घटती है? बढ़ती है, तो सप्लाई भी बढ़ेगी। सप्लाई 50 से बढ़ करके 100 हो गई, तो जितना चेंज यहां पे था उसी प्रोपोर्शन में यहां पे भी चेंज था। ये कौन सा है? ES इज इक्वल्स टू 1। प्राइस में भी चेंज है, सप्लाई में भी चेंज है, और दोनों तरफ जो चेंज का प्रोपोर्शन है वो ऑलमोस्ट इक्वल है। ऐसे ही ES मोर देन 1, यहां पे 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? प्राइस को। तो किसमें चेंज ज्यादा है? सप्लाई में। प्राइस में कम है, तो सेम आपको इसमें दिखाना है। यहाँ पे प्राइस, यहाँ पे क्वांटिटी सप्लाइड। प्राइस है 10, सप्लाई है 50। प्राइस हो गया 10 से बढ़कर के 20, जबकि डिमांड सप्लाई हुई 50 से बढ़कर के केवल 60। तो आप देखो चेंज दोनों में है, और रिलेशन भी हम मेंटेन कर रहे हैं जो हमने पढ़ा है, पॉजिटिव। लेकिन किसमें चेंज ज्यादा है? सप्लाई में, सॉरी प्राइस में। तो ये आप करोगे, एक सेकेंड, ES लेस देन 1, 60 है। प्राइस में चेंज ज्यादा है और सप्लाई में कम है, क्योंकि मोर देन 1 की तरफ है। अब ऐसे ही हम बात करें इसकी, ES मोर देन 1 की, सप्लाई प्राइस है 10, सप्लाई है 50। प्राइस हो गया 10 से 8। प्राइस घटा है तो सप्लाई घटेगी या बढ़ेगी? प्राइस घटा है तो सप्लाई भी घटेगी। तो 50 से हो गई 20। तो चेंज इसमें भी है, लेकिन किसमें चेंज ज्यादा है? सप्लाई में। ये आपको ध्यान रखनी है डिग्रीज, डिग्री के नाम और डायग्राम, ये भी ध्यान रखना। आप देख लो, आप बना के देखो, ये मैं बताने वाली थी मैं आपको। आपका एक छोटा सा टास्क है, ये वाले दोनों डायग्राम एक बार आप ढंग से कॉपी पेन में बनाकर देखना, जब भी आपको 1 मिनट का समय मिले। एक तो आपको जो ये जैसे ये कर्व है ना, एक तो मिलेगा स्टीपर, ठीक है, और एक मिलेगा फ्लैटर। जैसे एक होती है ढलान और एक होता है फ्लैट, मैदानी। तो उस टाइप का आपको सड़क टाइप मिलेगी, आपको पहचानना है कि कौन सा स्टीपर है कौन सा फ्लैटर है। खुद डायग्राम बना के पहचान के आना। हम रटे क्यों, हम डायग्राम बनाएंगे, हम पता चल जाएगा कि कौन सा स्टीपर है कौन सा फ्लैटर है। दोनों में से एग्जाम में पूछ लेता है कि कौन सा जो कर्व होगा इनमें से किस में स्टीपर होगा। तो आप एक बार बना के देख लेना। ये है टॉपिक आपका सप्लाई में। एक मैंने आपको डायग्राम बताया था, अगर आपको याद है, डायग्राम नहीं सॉरी, फॉर्मूला बताया था डिमांड का, एक बार मैं रिपीट करती हूं। ये डायग्राम था, जिसमें मैं बोला था चेंज इन क्यू मिलता है न्यू क्वांटिटी माइनस ओल्ड क्वांटिटी, चेंज इन पी आपको मिलता है न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस, और पी मतलब होता है ओल्ड प्राइस, क्यू मतलब होता है ओल्ड क्वांटिटी।
डिमांड को कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला मैंने कहा था, कई बार फॉर्मूला भी पूछ लेता है, क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन ध्यान रखना है आपको। ऐसे ही सप्लाई का भी फॉर्मूला होता है, लेकिन इसमें एक चेंज है। माइनस हम डिमांड में इसलिए लगाते हैं क्योंकि डिमांड माइनस में होती नहीं है, लेकिन आंसर निकालते हैं तो माइनस में आता है, तो वो माइनस माइनस क्या हो जाता है, कैंसिल। लेकिन यहाँ पे देखिए ES is equals to change in quantity supplied upon change in P into P by Q। यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला है, न्यू सप्लाई माइनस ओल्ड, न्यू प्राइस माइनस ओल्ड, बस ये एक फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। और सप्लाई में कुछ भी नहीं है, इतना ही टॉपिक है आपकी सप्लाई में। दूसरा टॉपिक एक स्टार्ट करेंगे हम, मतलब जो कल टॉपिक पढ़ना है उसका थोड़ा सा बेस पढ़ेंगे आज हम। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है आपको? अच्छा, अब एक छोटी सी चीज ध्यान से सुनेंगे। अब ये जो आपके माइक्रो के टॉपिक थे, मैक्रो वाला टॉपिक था मनी बैंकिंग और ये सब, ये इतना ही है, मतलब आपके एसएससी के हिसाब से। अब हमें जो टॉपिक पढ़ने हैं वो पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, जो इंडियन इकोनॉमी वाला इकोनॉमिक्स का पार्ट है उससे पढ़ने हैं। अब मैं आपको एक चीज बता रही हूँ, इंडियन इकोनॉमी में सब कुछ क्या क्या है। अच्छा, इंडियन इकोनॉमी वाला कुछ पार्ट आपका हिस्ट्री में भी आता है। जैसे मैं आपको एक चीज बता रही हूँ, इंडिया को आजादी कब मिली, 1947 में। इस टाइम पीरियड से पहले ब्रिटिश रूल था, सही कह रही हूं ना मैं, ब्रिटिश रूल था, है ना, अंग्रेजों ने हम पे राज किया। तो आपको इंडियन इकोनॉमी में कैसे कैसे चैप्टर, मतलब कैसे कैसे चैप्टर मिलेंगे वो आपको बता रही हूँ। आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, आपको लिमिटेड पढ़ना है, लेकिन इस लिमिटेड को भी समझने के लिए आपको एक चेन पता होनी चाहिए कि ये कहां से चल रहा है। जैसे हिस्ट्री है ना, हिस्ट्री कनेक्टेड होती है। अगर आपने 7th क्लास की नहीं पढ़ी तो 8th क्लास वाली नहीं आती हमें। तो जो भी तैयारी कर रहे होते हैं और जिनके पेपर में हिस्ट्री का पोर्शन होता है, ज्योग्राफी का पोर्शन होता है, तो उनको बोलते हैं कि आप एनसीईआरटी से स्टार्ट करो, 6th 7th 8th की एनसीईआरटी से स्टार्ट करो। अगर आपने बिल्कुल नहीं पढ़ी है तो सीधा लक्ष्मीकांत वाली बुक नहीं पढ़ सकते आप। तो वैसे ही इसमें भी आपको एक चेन बता रही हूं मैं। 1947 से पहले ब्रिटिश रूल था। तो आपको, अब आप बोलोगे मैम ये तो इकोनॉमिक्स है ना, इसमें आप 1947 से पहले की बात क्यों कर रहे हो। हम 1947 से कौन मरा, किसकी कब्र कहाँ है, ये हमें नहीं पढ़ना है। इकोनॉमिक्स में आपको पास्ट का पढ़ना जरूर है, लेकिन वही चीजें पढ़नी है जो आपकी अर्थव्यवस्था पे किसी ना किसी तरीके से जिसने फर्क डाला था। तो 1947 से पहले आपको बताया जाता है कि आपका एग्रीकल्चर सेक्टर, आपका इंडस्ट्री सेक्टर और आपका फॉरेन सेक्टर कैसा था, और आपकी अर्थव्यवस्था में क्या क्या चीजें थी। फिर आपको कहानी, ये तो फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट आपकी कहानी कहां चलती है, देखो सेकंड पार्ट आपका आता है कि अब तो इनको भेज दिया आपने घर पे, विदाई कर दी इनकी 1947 में, तो अब तो आप अपनी सरकार बनाओगे। आपने क्या बनाया था, प्लानिंग कमीशन बनाया था। ध्यान है कब बना था प्लानिंग कमीशन, 1950 में, जब संविधान भी लिखा था। अभी 26 जनवरी आने ही वाला है ना, तो आपको आफ्टर 1947 की कहानी पढ़नी है, मतलब 1950 में जो आपने प्लानिंग की वो। तो क्या 1950 में जो हमारी प्लानिंग हुई थी वो अभी तक जारी है या बीच में कुछ बड़ा बदलाव हुआ था, बीच में चेंज हुए? तो कोई बताएगा कब हुए थे? मेजर चेंज हुए थे, 3 एलिमेंट आए थे। वो जो बीच में चेंज हुए थे ना, बिल्कुल वो चेंज हुए 1950 में। जो तय किया था आपने पॉलिसी, वो 1990 तक चली। फिर मेजर चेंज आपका हुआ था 1990 में, जिसमें एनईपी आई थी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। इसके 3 एलिमेंट आए थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जिसको वैश्वीकरण और प्राइवेटाइजेशन ये सब। इंटरनल, हाँ हाँ 1990 में आई थी, 91 से इंप्लीमेंट हो गई थी। ठीक है, तो आपको सबसे पहले तो ये तीनों का फैक्ट थोड़े बहुत हैं, वो बता दूंगी मैं आपको, लेकिन इन तीनों की एक स्टोरी ध्यान होनी चाहिए ताकि आगे जब आप आगे पढ़ो तो आपको एक रेलेवेंस लगे।
और ये आपके इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है ही, लेकिन आपके ओवरऑल जीके में भी है, हिस्ट्री में और इन सब में। ठीक है, इसके बाद छोटे छोटे टॉपिक जो देश की समस्या वाले हैं, जैसे हमारे यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या है पॉवर्टी की। पॉवर्टी के बाद अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी की जो समस्या है वो आपको ध्यान रखनी है ना। तो ये मेन अपने टॉपिक है। इनके बाद तो आज मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुना रही हूँ इससे रिलेटेड, ताकि आप कनेक्टेड हो जाओ यहाँ तक। ठीक है, अब सुनो। 1947 से पहले, मतलब जब यहाँ पे ब्रिटिश थे, आजाद नहीं हुए थे, तो देखो ब्रिटिशर्स का आपको पता है, ये तो हमने हमेशा सुना ही हुआ है कि इनका एम था हम लोगों को नीचे गिराना, हमको बर्बाद करना, चाहे वो कैसे भी हो, और हमारी बर्बादी के साथ खुद को आबाद करना। इन्होंने सोचा कि इनकी अर्थव्यवस्था को खत्म करना है ना, तो अर्थव्यवस्था में क्या होते हैं, अगर मैं बोलूं कि ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, या तो लोग प्राइमरी में काम करेंगे, प्राथमिक क्षेत्र में, या द्वितीयक सेकेंडरी में, या फिर टर्शरी में। इन तीनों को ही अगर खराब कर दिया, इन तीनों में अगर आपने स्टेबिलिटी मेंटेन नहीं करने दी, मतलब आपने इन तीनों में ही डिस्ट्रक्शन किया, इनको डिमिनिश किया, इनको डिक्रीज किया, तो आपका एम पूरा हो जाएगा। तो इन्होंने शुरुआत की बर्बादी की एग्रीकल्चर सेक्टर से। आपको पता है 1947 के टाइम पे इंडिया में देखो 3 सेक्टर है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। एग्रीकल्चर सेक्टर में, प्राइमरी सेक्टर मतलब प्राथमिक क्षेत्र, जिसमें रॉ मटेरियल मिलता है आपको, कच्चा माल, तो वो एग्रीकल्चर से मिलता है। और एग्रीकल्चर के साथ साथ उससे संबंधित क्रियाएं, जैसे पोल्ट्री फार्मिंग हो गई, फिशरीज हो गई। आपसे एक चीज पूछता है, 1947 से पहले, 47 बोलते हैं ना, 1947 से पहले हमारे देश में मेन लोग क्या एक्टिविटी करते थे, क्या गतिविधि में थे, तो आप बोलोगे, ये डेटा पता है क्या है, 80%, 80% पॉपुलेशन इंगेज थी एग्रीकल्चर में। आप बोलोगे बची तो 20 ही, तो बाकी की इनमें थी, जिसमें इसमें 9% थी, इसमें बची हुई थी 15-16%। तो मेनली किसमें था, प्राइमरी में लोग इन्वॉल्व थे। अब इसका एक कारण पूछा जाता है कि ऐसा क्यों था, तो सब बोलते हैं कि प्राइमरी सेक्टर ओवरबर्डन था। क्यों था ऐसा, क्योंकि हमारी जो जनता है वो रूरल एरिया में रहती है, गांव वाले एरिया में रिसाइड करती है, ठीक है, शहरी एरिया में नहीं रहती। तो अब रीजन ये कि तो शहरों में क्यों नहीं रहती, रूरल में क्यों रहती है, तो शहरों में इसलिए नहीं रहती क्योंकि हमारे यहाँ पे ज्यादातर क्षेत्र ही रूरल है। जब क्षेत्र ही गांव वाला क्षेत्र है, एरिया है, तो रहेगी भी वहां पे। तो मेजर जो पॉपुलेशन थी वो रहती थी रूरल एरिया में, तो वहीं रहती थी, तो काम भी कौन सा करेगी, जो वहां पे अवेलेबल होगा, वो था एग्रीकल्चर। लेकिन इसमें एक माइनस पॉइंट ये था कि एग्रीकल्चर में भी एक तो होता है खेत वाला काम, फार्म एक्टिविटी, एक होता है रिलेटेड, पोल्ट्री फार्मिंग हो गई या गाय पालन, पशुपालन हो गया, उसमें भी रिलेटेड में इन्वॉल्व नहीं थी, फार्म में ज्यादा इन्वॉल्व थी। तो 1947 से पहले एग्रीकल्चर के कुछ मैं आपको पॉइंट बता रही हूँ क्या क्या था। एग्रीकल्चर 1947 से पहले कुछ समस्याएं थी उसमें। एक पूछ सकता है कि इनमें से कौन सी 1947 से पहले एग्रीकल्चर से रिलेटेड समस्या नहीं थी, तो 4 ऑप्शन होंगे, 3 समस्या होंगी और एक नहीं होगी। सबसे बड़ी समस्या वहां पे थी जमींदारी सिस्टम। जमींदार कौन थे, इंटरमीडिएट, बिचौले थे, जिनकी जमीनें थी, लैंडलॉर्ड थे, वो किसानों को या तो रेंट पे देते थे कि रेंट हमें दे दो और अपनी जमीन ये रख लो, अपना काम वाम कर लो इस पे। सरकार जमींदारों को बोलती थी कि तुम इनसे टैक्स लोगे, कर वसूलोगे, और सरकार ने इनको खुली छूट दे रखी थी कि तुम्हें इनसे जितना टैक्स लेना है दे दो, मुझे तो एक लिमिटेड दे देना। ये डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी कि अब इंडिया के लोग हैं, उनकी नजरों में कौन खराब हो रहा है, जमींदार, जो कि खुद ही इंडियन है, जो खुद भारतीय हैं। वो सोचते थे यार अंग्रेज तो 10% ही लेते हैं, ये हमसे 40-40% ले लेते हैं। तो मेन प्रॉब्लम जमींदारों वाली थी। उसके अलावा मेन प्रॉब्लम थी कि इरिगेशन, सिंचाई के लिए प्रॉपर फैसिलिटी नहीं थी, रेनफॉल, बारिश पे डिपेंडेंसी थी। अब बारिश का क्या है, ज्यादा है तो भी खराब है, कम हो तो भी खराब है, तो बारिश तो वल्नरेबल चीज है, एकदम कुछ कह नहीं सकते उसका। जो जमीनें थी, ज्यादातर के पास जमीनें थी ही नहीं, क्योंकि ज्यादातर जो हमारे फार्मर्स थे वो स्मॉल फार्मर्स थे, मार्जिनल फार्मर्स थे, मतलब जिनके पास ज्यादा पैसा नहीं था, जमीनें नहीं थी, काम करके अपना पैसा कमाने वाले थे। तो
उनके साथ प्रॉब्लम क्या हुई, कोई बताएगा? जमींदार फार्मर्स के साथ क्या प्रॉब्लम थी? जमीनें थी नहीं। जिनके पास जमीनें थी ना, या तो छोटी जमीन थी, और थी 2-3 थी तो अलग अलग जगह पे थी। जैसे मेरा घर है, तो मेरा एक प्लॉट पहली गली में है, दूसरा प्लॉट दूसरी गली में है, तीसरा तीसरी गली में है। तो जो लैंड होल्डिंग थी वो स्मॉल थी और बिखरी हुई थी, इसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेड थी। अब इस पे खेती कैसे होगी? खेती तब होगी ना जो तीनों साथ होंगी, तो ये प्रॉब्लम थी। इसके अलावा भी काफी प्रॉब्लम थी, सिंचाई के लिए नहीं था, प्रॉपर टेक्नोलॉजी नहीं थी, जितनी प्रोडक्टिविटी आनी चाहिए उतनी नहीं थी। लोग तो काम, चलो 80% लोग काम कर रहे हैं, तो पहली नेगेटिव चीज ये आ जाती है कि तीनों क्षेत्रों में कोई बैलेंस ही नहीं है, 80% यहाँ पड़े हुए हैं। लेकिन दूसरी नेगेटिविटी ये आ जाती है कि 80% यहाँ पड़े हुए हैं, लेकिन 80% उतना आउटपुट दे दे तो भी ठीक है। आउटपुट ही कम था, काम तो करते थे 80%, लेकिन आउटपुट आता था ओनली 50% जितना। तो 10 लोग काम कर रहे हैं, लेकिन 6 लोग जितना आउटपुट आ रहा है, तो ये भी तो गलत चीज थी ना। तो ये प्रॉब्लम हम फेस कर रहे थे एग्रीकल्चर में। तो एग्रीकल्चर में अच्छा, फोर्सफुली हम लोग जो फार्मिंग करते थे ना, भारतीय किसान, वो करते थे खुद के लिए फार्मिंग। उनका एम पैसा कमाना नहीं होता था कि उगाया, खाया, पिया, बच गया तो बेच लिया, बस। इन्होंने हमको फोर्सफुली बोला कि तुम कमर्शियल क्रॉप में आओ, तुम क्या ये फार्मिंग कर रहे हो? तो फार्मर्स को भी लगा कि क्या दिक्कत है, धान तो उगा ही रहे हैं, थोड़ा और उगा लेंगे, बेच भी लेंगे। लेकिन उनको जबरदस्ती इंडिगो, अफीम उगवाई गई उनसे। अफीम का क्या होता है? जिस जमीन पे उग जाती है वो जमीन क्या हो जाती है, फर्टिलिटी खत्म हो जाती है उसकी। अब अफीम का करें क्या? इंडिया तो अफीम में कुछ करेगा नहीं। अफीम की जरूरत किसको पड़ती थी इंडिगो की? ब्रिटेन को। कलरिंग एजेंट था नील, उनको कलर के लिए चाहिए होती थी, तो उनका तो एम सिद्ध हो रहा है। हाँ, नील, इंडिगो नहीं, उससे ही होता है वो भी। तो उनका तो एम सिद्ध हो रहा है, उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन जमीन किसकी खराब हो रही है? इंडिया की। तो ये सब प्रॉब्लम थी एग्रीकल्चर की। इंडस्ट्री की भी प्रॉब्लम थी। हैंडीक्राफ्ट हमारा अच्छा था, लेकिन इन्होंने हैंडीक्राफ्ट को भी खराब कर दिया। इन्होंने हाई टैक्स लगाए। अगर इंडिया से हैंडीक्राफ्ट बाहर जा रहा है ना, तो बोला कि 100 रुपए की चीज है, 20 रुपए टैक्स लगता है, ये टैक्स को कर दो 60 रुपए। अब वो 120 की चीज कितने की मिलेगी? 160 की मिलेगी, तो सामने वाला क्यों लेगा आपसे? अच्छा, अब बोला कि बाहर का तो खराब कर दिया, इंडिया में भी तो इसका खराब करना है, तो इंडिया में खुद के मशीन मेड प्रोडक्ट ले आए। मशीन मेड सस्ते होते हैं, जल्दी बनते हैं, सफाई भी होती है हैंडमेड से। तो इंडिया वाले तो भले ही मेड इन चाइना लिखा हो, लेकिन सस्ता मिल रहा है तो वही लेते हैं, तो वो खराब हो गया मार्केट। मॉडर्न इंडस्ट्री की ग्रोथ करनी चाहिए, तो टाटा बिरला के अलावा कोई और क्षेत्र में नहीं था, किसी को करने ही नहीं देते थे, बहुत लीगल फॉर्मेलिटीज थी, तो इंडस्ट्री को भी खराब कर दिया। फॉरेन सेक्टर को कैसे खराब किया? इंडिया जो भी व्यापार कर रहा है ना, इन्होंने कह दिया हमारी मोनोपोली होगी। इंडिया अगर व्यापार करेगा तो उसका 50% से ज्यादा व्यापार सिर्फ हमारे साथ करेगा, दूसरी कंट्री के साथ नहीं करेगा। यूएसए, जर्मनी को थोड़ा थोड़ा कह दिया तुम कर लो, लेकिन ज्यादातर ट्रेड हमारे साथ। अच्छा, इंडिया को थोड़ा बहुत जो प्रॉफिट भी होता था ना, ये कहते थे कि ये प्रॉफिट तो हम यूज करेंगे, अपने हथियार खरीद लिए, अपने लोगों को सैलरी दे दी, इन सब में। तो इंडिया को तो इन्होंने आगे बढ़ने ही नहीं दिया। और इंडिया एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहा है, अच्छी बात है, लेकिन गलत चीज का एक्सपोर्ट करवाया। एक्सपोर्ट पता है किस चीज का करवाया? रॉ मटेरियल का, कच्चे माल का। अब कच्चा माल इंडिया दे देगा तो खुद कैसे प्रोड्यूस करेगा? खुद कर नहीं पाया प्रोड्यूस, तो सबसे प्रॉब्लम ये बड़ी है। हम कच्चे माल के एक्सपोर्टर बन चुके थे और तैयार माल, फिनिश गुड्स के इंपोर्टर बन चुके थे, जबकि उल्टा होना चाहिए था। ऐसे करके सब कुछ खराब हुआ। और देखा जाए तो 1947 से पहले ये तीनों क्षेत्र तो थे ही, हमारी और भी कंडीशन खराब थी। जैसे आपको पता होगा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी जिसको बोलते हैं एवरेज एज किसी पर्सन की, 44 इयर्स थी। आज के टाइम पे 69 से 70 इयर्स है, क्योंकि पहले इतनी फैसिलिटी नहीं थी, डिजीज डायग्नोज ही नहीं हो पाते थे, है ना, पता ही नहीं चलता था, ये प्रॉब्लम थी। शिशु मृत्यु दर, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट कौन होता है? वो बच्चा जो 1 साल से कम उम्र का है। पर 1000 बच्चों पे 218 बच्चों की डेथ हो जाती थी उस टाइम पे। ये याद रखना डेटा, पर 1000 बच्चों पे 218 की डेथ हो जाती थी। और आज ये डेटा कितना है? 30 है, 28 या 30 है, ये 30 है वैसे। तो ये प्रॉब्लम थी उस समय की।
अब शिशु मृत्यु दर मतलब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट से ये पता चलता है कि 1 साल से कम उम्र के बच्चे की डेथ हो रही है। तो देखो 1 साल से कम उम्र का बच्चा 6 महीने तक तो पूर्ण रूप से अपनी माता पे डिपेंडेंट रहता है, मदर पे। उसके बाद तो ये पता चलता है कि वो कुपोषित है, उसको न्यूट्रिशन नहीं मिला, तभी तो उसकी डेथ हुई है। अच्छा, उसको नहीं मिला और उसकी मदर को भी नहीं मिला, इसका मतलब अच्छा मदर को न्यूट्रिशन नहीं मिला, तो देखो कोई भी कैसा भी हो, वो सबसे पहले अगर कोई गर्भवती है उसको प्रायोरिटी देता है, उसको खिलाता पिलाता है। मतलब उसको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, मतलब वो कहीं ना कहीं गरीबी से जूझ रहे हैं, तभी तो नहीं मिल रहा। तो ये भी एक डेटा था जो शो हो रहा था। ठीक है, रही सही कसर रेलवे ने पूरी कर दी। ये ब्रिटिशर्स रेलवे ले आए। अब रेलवे की मदद से जिन जिन क्षेत्रों में ब्रिटिश के गुड्स नहीं जाते थे ना, वो भी जाने लग गए। तो अभी तो रेलवे हमारे लिए बहुत अच्छा साबित हो रहा है, लेकिन उस टाइम पे रेलवे हमारे लिए अच्छा साबित नहीं था। अब इन सब झमेलों के बाद हम 1947 में फ्री हुए। फ्री होते ही हमने सोचा अब हम अपना प्लानिंग करेंगे। तो हमने प्लानिंग स्टार्ट की। 3 साल तो सोचने में लगेंगे, रवा होने में, है ना। 1950 में हमने प्लानिंग स्टार्ट की। तो प्लानिंग कमीशन सेटअप हुआ 1950 में। इस डेट में बहुत लोग गलती करके आते हैं। कल मैं आपको वैसे पढ़ाने वाली हूँ पंचवर्षीय योजना है, कौन सी योजना क्या थी, लेकिन उसका थोड़ा सा बेस क्लियर कर रही हूँ। तो 1950 में हमने प्लानिंग कमीशन सेटअप किया। हमने इसमें सोचा कि हम पंचवर्षीय योजनाएं बनाएंगे, 5-5 साल से प्लान चलाएंगे, उसमें हर प्लान का अलग-अलग उद्देश्य रखेंगे ताकि हम छोटे-छोटे उद्देश्य बनाएं और उसको हम पूरा करते जाएं। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि कमीशन तो सेटअप हुआ 1950 में, लेकिन पहला प्लान जो आया था वो आया था 1951, अप्रैल 1951 टू 31 मार्च 1956। तो कई बार गलती करते हैं, पहला प्लान 1950 में नहीं आया, 51 में आया, 51 में आया। प्लानिंग कमीशन सेटअप हुआ 1950 में। अब पूछते हैं कि प्लानिंग कमीशन जो सेटअप हुआ था उसका चेयरपर्सन कौन था, चेयरमैन कौन था? तो चेयरमैन था प्राइम मिनिस्टर। उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि उस टाइम पे नेहरू जी थे और उनके चेयरमैनशिप में ये प्लानिंग कमीशन सेटअप हुआ। तो 1950 के बाद आपको मेन चीज पता है क्या पढ़नी है? पंचवर्षीय योजना, 5 ईयर प्लान। तो आप देखोगे कि पहले 5 ईयर प्लान आया, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आया। पहले के अलग उद्देश्य थे, दूसरे का अलग थे, तीसरे के अलग थे। फिर इनको दिमाग में कुछ सनकी कि नहीं, पंचवर्षीय योजना बहुत होगी, 1 साल की योजना लाएंगे। फिर ये 1 साल का भी लाए, फिर इनको वो सेट नहीं हुआ तो वापस पंचवर्षीय लाए। तो कल अपन पढ़ेंगे कि कितने 1 साल के आए, फिर कितने बीच में 5 साल के आए, उनका उद्देश्य क्या था, ये अपन को कल डिटेल में पढ़ना है। तो जो मैं आपको 1950 से लेकर 1990 तक का प्लानिंग बताऊंगी पूरी की पूरी क्या की इन्होंने। अब आपका एक मेजर क्वेश्चन होना चाहिए कि इनको जब इतनी बढ़िया प्लानिंग की थी तो इधर इन्होंने चेंज क्यों की? देखो उस समय जो हम करते हैं ना हमें बेस्ट लगता है। आप अपने आप को 3 साल पहले की फोटो देखोगे ना, आपको लगेगा कि ऐसा क्यों था मैं, क्या 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 हो गया था मेरे साथ जो मैं ऐसा था, लगता है ना। लेकिन उस समय तो बहुत कॉन्फिडेंस में होते हैं कि बेस्ट है, अपने जैसा कोई है ही नहीं। जैसे ही आज लग रहा है कि क्या बात है, खुद को देखकर लग रहा है फटे चक दी है ना। लेकिन यही फोटो आप 1 साल बाद देख लो, मैं तो 10 दिन पहले की भी देख लूं तो भी मुझे ऐसा ही लगता है कि यार क्यों ऐसे क्यों था, है ना। देखते ही नहीं है, ये बेटर है। तो ऐसे ही 1950 में जब इन्होंने खुद की प्लानिंग की ना, इनको लगा यार हम तो सुपर है, हम सोच रहे हैं बढ़िया है। इन्होंने पता है क्या सोचा, सीधी सी बात, कि ये अंग्रेज आए थे, क्यों आए थे, इनको हमने छूट दे दी कि आके बिजनेस कर लो यहाँ पे, तो ये आ गए। अब क्या करेंगे हम, अब हमें ना इनको छूट ही नहीं देंगे, मतलब हम इंपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे। अब सरकार ने बोला ऐसे थोड़ी बोल सकते हो कि भाई खरीदना ही नहीं है, क्योंकि हमने जो इकोनॉमी सेलेक्ट, देखो 3 तरह की अर्थव्यवस्था होती है। एक होती है सोशलिस्ट, जो सरकार, जिसमें सिर्फ सरकार की चलती है। एक होती है मिक्स्ड, मिश्रित। एक होती है कैपिटलिस्ट। मिश्रित में चलती है, प्राइवेट लोगों की है, एंटरप्रेन्योर्स की है, लेकिन सरकार को जब इंटरफेयर करना होता है सरकार करती है। कैपिटलिस्ट में सरकार का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता, और सोशलिस्ट में सिर्फ सरकार की सुनाई देती है। तो उन्होंने बोला हम तो लोग अभी तक
1947 तक तो लोगों ने दूसरे की सही है, तो अब अपन मिक्स्ड इकोनॉमी रखते हैं। पूरी तरीके से खुला भी नहीं छोड़ेंगे इनको, मिश्रित अर्थव्यवस्था रखेंगे। तो उस अर्थव्यवस्था के हिसाब से हम मना नहीं कर सकते किसी को कि यहाँ पे खरीदो मत। कोई करो, आप क्या कर दो, ऐसी कंडीशन जनरेट कर दो कि वो खरीदे ही ना। तो इन्होंने क्या करा, टैक्स बढ़ा दिए, जिसको टैरिफ कहते हैं। टैक्स बढ़ा दिए कि 10%, 20% टैक्स है ना, अब आपका 35% टैक्स लगेगा, तो लोग अपने आप ही नहीं खरीदेंगे। तो इन्होंने बोला कि हम तो ये पॉलिसी अपनाएंगे, खरीदने नहीं देंगे। हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज कम है। देखो, दो तरीके होते हैं, जब खर्चे बढ़ रहे होते हैं ना, तो या तो खर्चे कम करो, पैसा बचाओ, या फिर अपनी आमदनी का सोर्स बढ़ाओ, इनकम का सोर्स बढ़ाओ। हमने आमदनी का सोर्स बढ़ाने की नहीं सोची, उस समय हमें बेस्ट लगा कि खर्चे कम कर दो, इंपोर्ट करो ही मत। ऐसी चीज जिसके बिना सर ही नहीं सकती, बस वही करनी है और करनी ही नहीं है, तो रिस्ट्रिक्शन लगा दी। दूसरी, इनको यह था कि पहले ये जमींदारों ने हमें लूटा, भाई अंग्रेज तो थे ही पराए, लेकिन अपनों ने भी तो लूटा। इन्होंने बोला अब हमें ना प्राइवेट को छूट ही नहीं देंगे। तो किसी ने कहा भाई आपने अर्थव्यवस्था तो मिश्रित ली है, तो क्या भले ही वो तो पेपरों पे है ना, लेकिन हम क्या करेंगे, हम माहौल ये रखेंगे कि हम पब्लिक को मेन प्रायोरिटी देंगे, पब्लिक सेक्टर को, प्राइवेट को देंगे ही नहीं। तो इन्होंने सारा प्रायोरिटी पब्लिक सेक्टर को दी। अब उस टाइम पे तो ये बेस्ट थे, लेकिन 1970 में आते आते इनको रियलाइज हो गया कि कुछ तो गड़बड़ चल रही है ना, ये रॉन्ग कॉल है। इनको समझ आई। फिर 1980 तक पहुंचे, वापस ये तो रॉन्ग कॉल है। मतलब पब्लिक सेक्टर जिसमें भरोसा किया, वो करप्शन, काम में डिले, 3 दिन का काम 30 दिनों में, कि ये तो ग्रोथ तो हुई नहीं, काम और नहीं हो रहे। उसके बाद उन्होंने फैसला लिया कि अब बस हो गया, ये रॉन्ग कॉल है, बहुत हो गई, अब हमें 1990 में इसको सही करने का कुछ कदम उठाने हैं। तो 1990 में इन्होंने बोला कि पहले जितना भी फर्जीवाड़ा हुआ है ना, उसको खत्म करेंगे। तो इस फर्जीवाड़े को खत्म करने के लिए न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, ठीक है, ये लाए। अब इसमें इन्होंने 3 चीजें लाए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। लिबरल का मतलब होता है फ्रीडम। इन्होंने बोला कि जितनी भी लगाए थे ना बैरियर्स, उससे थोड़ा फ्रीडम देनी है। फिर ये लाए प्राइवेटाइजेशन, कि पब्लिक सेक्टर को बहुत वो कर लिया, प्रायोरिटी दे दी, कुछ किया तो नहीं, तो अब प्राइवेट को दो। ग्लोबलाइजेशन, कि बहुत रोक लिया कि इंपोर्ट नहीं करना, ये नहीं करना, अब इसमें भी फ्री छोड़ो। अगर 1990 में ये नहीं आती ना, आप देख लो जो टेक्नोलॉजी ग्रोथ हुई है वो 1990 के बाद ही हुई है मेन, और अब तक हुई है। अगर ये नहीं होता तो जिस लेवल पे आज हम हैं, उस लेवल पे हम नहीं हो पाते। तो ये तीनों चीजें आई 1990 में, जब उनको पता चला कि ये जैसे अपन को लगता है ना कि आज बेस्ट है एकदम, और कुछ सालों बाद लगता है क्या था, सेम फीलिंग इनको आई, सेम फीलिंग इनके साथ थी। ठीक है, तो ये पूरी कहानी है तब से लेकर के अब तक की। अपन जो स्टार्ट करने वाले हैं वो पंचवर्षीय योजना स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि 1947 से पहले तो उन्हीं का राज था। हमारा जो काम हुआ था वो तो उसके बाद ही हुआ ना। तो हम पढ़ने वाले हैं 1950 से, 1950 से। 1950 में देखो, एक चीज बताती हूँ मैं आपको, डिसाइड तो हमने किया था कि पंचवर्षीय योजनाएं होंगी। कोई भी चीज को अगर आप अचीव करना चाहते हो ना, कुछ ऑब्जेक्टिव आपको बनाने पड़ते हैं छोटे छोटे, उस कंडीशन को देखते हुए। और कुछ ऑब्जेक्टिव ऐसे होते हैं जो जरूरी होते हैं हमेशा, जिसको हम लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं, लंबे समय तक के लिए रखते हैं। जैसे है ना, 10th तक पढ़ते हैं, 12th तक पढ़ते हैं, 11th में आपको आजादी होती है कि आप कोई भी अपने स्ट्रीम को सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन इंग्लिश कंपलसरी होता है ना, क्योंकि आपको लगता है कि वो महत्वपूर्ण है। तो ऐसे ही हमने कुछ ऑब्जेक्टिव सेट किए, कुछ तो लॉन्ग टर्म, जो हमें लगा था चाहे कुछ ही हो जाए ये तो महत्वपूर्ण है, एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट है। और कुछ शॉर्ट टर्म, जैसे आप पढ़ोगे आगे कि पहले प्लान में हमने एग्रीकल्चर को प्रायोरिटी दी, दूसरे में इंडस्ट्री को दी। ये पूछेगा आपसे, सवाल पूछता है बहुत इंपॉर्टेंट इस पे। लेकिन उससे पहले मैं आपको 4 लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव बताऊंगी, 4 या 5, जो इनका ऑब्जेक्टिव थे ही थे, जो ये साथ हमेशा लेकर के चलेंगे, चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन इसको नहीं भूलना। आपसे एक चीज पूछती हूँ मैं, कि लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव जरूरी क्यों होते हैं? क्यों हमें लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी पड़ती है, शॉर्ट टर्म प्लानिंग करनी पड़ती है? एक बार में जो प्लान बना के फ्री करो, ऐसा क्यों होता है? मैं आपको बताती हूँ। कई चीजें क्या होती हैं,
जैसे कि कभी आप, जैसे मैंने ऑब्जेक्टिव बनाया कि आज है 1 जनवरी 2023, अगली 31 दिसंबर 2023 को मैं अपना वजन 8 किलो कम कर लूंगी। अब ये लॉन्ग टर्म प्लान है जो मेरे दिमाग में हमेशा रहना चाहिए, लेकिन इससे कुछ नहीं होता, ये भूल जाते हैं अपन 6 दिन बाद। वापस संडे आता है, सैटरडे आता है, कुछ नहीं है, जय हनुमान भाग जाते हैं, कुछ नहीं होता। फिर 1 की बजाय 2 कचौड़ी खा के आते हैं, है ना? तो कुछ नहीं होता ये सब। तो आपको शॉर्ट टर्म प्लानिंग करनी पड़ती है। शॉर्ट टर्म मतलब कि इन 3 दिनों में जीवन है, तो अब इन 3 दिनों के हफ्ते भर बाद तो कुछ नहीं खाना, क्योंकि 3 दिन तो जिम हो गई। तो ये शॉर्ट टर्म प्लानिंग भी जरूरी होती है। तो लॉन्ग टर्म प्लान जरूरी है, लेकिन लॉन्ग टर्म से काम नहीं चलता, उस करंट सिचुएशन के हिसाब से ये प्लान बनाने पड़ते हैं। तो कुछ शॉर्ट टर्म प्लान और कुछ लॉन्ग टर्म प्लान हम पढ़ेंगे। इस प्लानिंग के बाद आप कुछ चीजें पढ़ोगे, जैसे कि ये एलपीजी वाला पढ़ेंगे थोड़ा बहुत। एलपीजी के अलावा आप पढ़ोगे ये चीज, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, ये आपका पूरा रहेगा, ठीक है? कल अपन, है ना, ये इसके नोट्स मैं आपको नहीं दूंगी क्योंकि ये लिखने से समझ आएंगे, आपको चार्ट बनवाऊंगी इसका, तो कल अपने पास कॉपी पेन रखना है अपन को, ठीक है? थैंक यू, आज के लिए इतना ही।